हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एसपीएल पे चर्चा कर रहे थे और बेटा हमने एसपीएल में अभी 5 नोट तक लिख लिया है। हम बात कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड की, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड एसआईटी। यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया है। अभी बेटा मुझे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, इन सब की चर्चा करनी है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा सबसे पहले नोट नंबर 6, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप मेरे साथ साथ लिखते रहो, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। लिख ले बेटा। नोट नंबर 7 कंटिन्यू है अभी।
लो प्यारे बच्चों फटाफट से नोट डाउन करना। चलो जी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए इन सारी चीज़ों के ऊपर। बेटा सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा 4 चीज़ें ही बची हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट याद होगा आपको एक्सपेंसेस साइड का, एसपीएल का हमने बनाया था बेटा सीपीसी ईएफडीओ। ईएफडीओ ये रहता था बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस पे हल्की सी बात करनी है, मुझे और कुछ नहीं बोलना। बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी। एम्प्लॉय के भले के लिए आप जो कुछ खर्च करते हो बेटा सब यहां दिखा देना। आप सैलरी दे रहे हो बहुत अच्छी बात, आप वेजेस दे रहे हो बहुत अच्छी बात, बोनस दे रहे हो बहुत अच्छी बात, और भी कोई खर्चा हो, लीव एनकैशमेंट। बेटा मैंने आपको एक दिन ये बात बताई थी जिस दिन हम प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको। बाबू जिस दिन हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन पढ़ रहे थे ना, वहां पर हमने लिखा हुआ है प्रोविजन ऑन लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ ना कुछ बेटा छुट्टियां अलाउ करती है। अगर वो छुट्टियां ना लेकर आप उन दिनों ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हो, काम करते हो, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो खर्चा कर रही है उसके लिए बेटा वो P&L अकाउंट में दिखाने लायक खर्चा और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है हमारे लिए, ठीक है ना। और अगर आपने उसके लिए प्रोविजन बनाया तो बेटा वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाता है। बेटा अगेन ग्रेचुटी फंड, इन तीनों पे हम प्रोविजन बनाया करते थे, ठीक है ना। ये कुछ और नहीं है बेटा, पेंशन के लिए जो फंड होता है उसे सुपर एन्युएशन फंड बोलते हैं। मैंने जान के इसका नाम सुपर एन्युएशन लिखा है बेटा, क्योंकि पेंशन वर्ड याद है, हमें ये वर्ड याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। ग्रेचुटी पता है आपको, पीएफ आपको पता है बेटा, ये बिजनेस में भी चर्चा हो रही थी, साथ ही साथ अकाउंट्स में भी बार बार वर्ड आ रहा था। तो बेटा ये तीनों वर्ड मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। अगेन बेटा नाम आ सकता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का, किस चीज का पार्ट है बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाम भी आ सकते हैं बेटा कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, या इसोप या इसोस। याद है बेटा ये क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है ना। बेटा ये क्या होता है? कैंटीन एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है बेटा, आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा होता है दिन की 2 चाय 3 चाय सब मैं दूंगा, ठीक है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हो, आज का कूपन मिल जाता है आपको, डेट डली हुई बेटा, किसी ना किसी के साइन हुए हुए बेटा, चाहे आपका सुपरवाइजर के साइन हुए, चाहे स्टैंप लगी हुई, आपको 2 कूपन पकड़ा दिए जाते हैं, जिस मर्जी टाइम जाके 2 चाय पी लेना। दिन भर में कैंटीन में जितने कूपन इकट्ठे होते हैं सबका बिल कौन देता है बेटा? आपका एम्प्लॉयर। समझ में आई बात? तो बेटा स्टाफ के लिए तो खर्चा कर रहा है, इट इज अ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ठीक है ना बेटा, इट इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। समझ आई बात? स्टाफ वेलफेयर में कोई बात बतानी है नहीं कुछ बताने लायक, क्योंकि सब चीजों पे पहले ना कभी चर्चा हुई है, देख लो। फिर भी अगर आप कहते हो कुछ रिपीट करना है, कर देता हूं। बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब होता है बेटा लोन लेना, और बेटा लोन लेने से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे बेटा सब दिखा देना, जितने भी खर्चे लोन से रिलेटेड हैं बेटा। बाबू पढ़ना जरा एक एक करके नाम। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, टर्म लोन क्या होता है बेटा? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेकर आते हो उसे टर्म लोन बोलते हैं। बाबू लोन लेने से रिलेटेड हर कोई खर्चा, कोई भी ब्याज हो किसी भी लोन की, बैंक ओवरड्राफ्ट की हो, कैश क्रेडिट की हो, टर्म लोन की हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की हो, डिवेंचर की हो, बॉन्ड की हो, किसी भी चीज की ब्याज है बेटा सब दिखा दो, ठीक है जी। कहीं से भी लोन लिया है, अगर मैं ब्याज दे रहा हूं इट इज माय फाइनेंस कॉस्ट। इसके अलावा बहुत सारी फाइनेंस कॉस्ट है बेटा, नाम पढ़ना है एक एक करके। डिस्काउंट लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आपके लिए पहली बार टर्म आ रही है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आपके लिए पहली बार टर्म आ रही है। दोनों पे चर्चा करूंगा, लेकिन एक काम करना, इन दोनों वर्ड को ना थोड़ा सा और ठीक कर लो, इनके आगे वर्ड लिख लो रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। इन दोनों के आगे वर्ड लिख दो बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। इन दोनों के आगे वर्ड ऐड कर लो रिटर्न ऑफ, फिर मैं चर्चा करता हूं। जिसके पास जगह नहीं है बेटा सारा काट के दोबारा लिख ले। चलो जी, लो प्यारे बच्चों बात सुनना। अब ये क्या चीज होती है बेटा? डिस्काउंट और लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सब मेरी तरफ देख रहे हैं प्यारे बच्चे, सब मेरी तरफ देख रहे हैं।
बेटा आज कंपनी क्या कर रही है, 1,00,000 डिवेंचर्स इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच। 100 रुपए का एक डिवेंचर है बेटा, 1,00,000 डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है, 100 रुपए का एक है, ठीक है। यानी कि बेटा इस हिसाब से सोचा जाए तो 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर है। बेटा कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करे, कंपनी कहती है इट इज इशूड ऑन डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पर इशू करेंगे हम। तो दैट सिंपली मीन्स बेटा आपको एक डिवेंचर 95 रुपीज का हम बेच रहे हैं, 5 रुपए की डिस्काउंट है, ठीक है बाबू। आपसे कंपनी ने 95 रुपी लिए पर डिवेंचर के, 1 लाख डिवेंचर के 95 लाख, और आपको 1 करोड़ के डिवेंचर दे दिए। 1 करोड़ के डिवेंचर आपको कंपनी दे चुकी है बेटा, और 95 लाख लिए हैं कंपनी ने बेटा। 5 लाख का नुकसान खाया कि नहीं खाया? 5 लाख का नुकसान खाया कि नहीं खाया? फटाफट बताओ। 5 लाख का नुकसान है बेटा। आपको बता देता हूं, आप 1 साल में इसको एसपीएल में नहीं दिखाते। हमने ना एक टर्म छोड़ी है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे नहीं छोड़ी, कोर्स का पार्ट नहीं है। याद कराता हूं बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नीचे एलडोल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हमारे कोर्स में नहीं है, उसके नीचे है बेटा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वहां का पार्ट होता है बेटा। ये वहां क्यों दिखाया जाता है बेटा? क्योंकि मैं 1 साल में इसको राइट ऑफ नहीं करता बेटा। अब हुआ क्या, 5 लाख का मैंने नुकसान खाया, ये डिवेंचर मैंने 10 साल के लिए इशू करे। लॉ कहता है 50-50 हजार हर साल दिखाते रहो, क्योंकि डिवेंचर का बेनिफिट मुझे 10 साल के लिए मिल रहा है। तो अगर मैंने कोई नुकसान खाया भी है बेटा, तो मैं उसको 10 साल में रिकॉग्नाइज करूंगा। एक कंसेप्ट पढ़ते थे आप 11th क्लास में, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं होगा कभी। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था बेटा? मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू, मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। अगर डिवेंचर मुझे 10 साल के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा बेटा खर्चा 1 ही साल में दिखा के साइड करूंगा, मैं भी 10 साल में दिखाऊंगा अपना लॉस। अगर मेरा 5 लाख का लॉस है, वो 10 साल के लिए है, तो हर साल 50,000 दिखाऊंगा। पहले साल की बैलेंस शीट बनेगी बेटा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखा रखे होंगे मैंने 5 लाख, 50,000 वहां से राइट ऑफ करूंगा, 4.5 वहां लिखे रहने दूंगा, 50,000 एसपीएल में ले आऊंगा। अगले साल बेटा वहां 4 लिखे रहने दूंगा, 50 एसपीएल में ले आऊंगा। फिर 3.5 लिखे रहने दूंगा, 50 एसपीएल में ले आऊंगा। और लास्ट साल क्या होगा बेटा? लायबिलिटी साइड से फिनिश हो जाएगा और एसपीएल में आ जाएगा, खत्म। समझ में आई बात? तो मैंने करेक्ट कर दिया वर्ड, क्योंकि पेपर में अगर आपको ये दे दे बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो अगर किसी ने पढ़ भी लिया हो तो वो तो सोचेगा यार अदर करंट लायबिलिटी है ये तो, जबकि वो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं। इसलिए मैंने वर्ड लिखवा दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, ठीक है जी। सेम बात, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, मैंने वर्ड सही करा दिया बेटा। अब बता देता हूं अगेन, इट इज द पार्ट ऑफ अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब समझ लो बेटा, नाम क्या है? कहता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन? रिडेम्पशन सिंपली मींस रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। मान दो बेटा आज मैंने 1 करोड़ के डिवेंचर आपको दे दिए, ठीक है ना, और आपसे 1 करोड़ रुपए मैंने रेस कर लिए, डिस्काउंट पे नहीं इशू करा, पूरे पैसे लिए, ठीक है। लेकिन बेटा जिस दिन हमने टर्म्स एंड कंडीशन तय करी थी, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि जब मैं रिडेम्पशन करूंगा तो वो मैं 10% प्रीमियम पे करूंगा। आज ले तो 1 करोड़ रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस करूंगा, रीपेमेंट करूंगा आपकी, तो मैं प्रीमियम पे करूंगा, यानी कि 1 करोड़ वापस नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा दूंगा आपको। लेट सपोज मैंने बोला 10% ज्यादा दूंगा, तो ले तो रहा हूं आपसे बेटा 1 करोड़ के डिवेंचर दिए आपको। जब आपसे बेटा डिवेंचर वापस लूंगा आज से 10 साल बाद, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख दूंगा मैं। सर मैं तो 10 लाख का नुकसान ही खा रहा हूं, क्लियर कट। जैसे ये नुकसान है, जैसे ये लॉस है बेटा, वैसे ही लॉस मेरा ये भी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों ही लॉस है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही कहां दिखाए जाते हैं बेटा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं। लेकिन बेटा अगेन 10 लाख रुपए ये मुझे कितने साल के लिए बेनिफिट दे रहे हैं? 10 साल के लिए। 10 साल में डिवेंचर यूज तो कर रहा हूं, तो बेटा ये 10 लाख रुपए मैं कहां दिखाऊंगा बेटा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाऊंगा। हर साल 1-1 लाख रुपए राइट ऑफ करके लाता रहूंगा बेटा, 10 साल में फिनिश। समझ आई बात? ओके बात, बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस। बेटा हर बैंक लोन प्रोसेस करने की कोई ना कोई फी लेता है, और मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा, जैसे ही फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लोन से जुड़े हुए सारे खर्चे। कोई खर्चा जो लोन से जुड़ा है बेटा, सबका सब दिखा दो, ठीक है ना। लोन प्रोसेसिंग फीस भी दिखा दो। आगे बढ़ना बेटा, इन दोनों खर्चों का नाम आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा, कमिटमेंट चार्जेस और गारंटी चार्जेस। वैसे बता देता हूं, एक ही वर्ड है ये,
लेकिन पेपर में कई बार ये नाम दे देता है, कई बार ये, तो कंफ्यूजन ना हो, मैंने दोनों लिख दिए बेटा, दोनों ही चिपका दिए। ठीक है बाबू, क्या होते हैं ये कमिटमेंट चार्जेस, क्या होते हैं गारंटी चार्जेस, सुना है कभी किसी ने? चलो मैं बता देता हूं बेटा। एक दिन मैंने आपसे ना कैश क्रेडिट लिमिट का डिस्कशन किया था, करा है सीसी लिमिट का डिस्कशन आपके साथ, कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं बता। सीसी अकाउंट में एक ब्यूटी होती है बेटा, क्या ब्यूटी है, क्या बढ़िया फीचर है सीसी लिमिट के साथ, जितने पैसे निकालो सिर्फ ब्याज उसी पे देना है। याद आई बात आपको? मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूं आपके लिए बैंक ने सीसी लिमिट कर दी आपको 10 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने रेगुलरली 8 लाख रुपए निकाले हुए हैं, तो आप ब्याज किस पे देते हो? 8 लाख पे देते हो। यार बोलो, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे समझ नहीं आ सकता, ठीक है ना। 8 लाख पे ब्याज देते हो बाबू, और वो ब्याज कहाँ आएगी? फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगी, लिखा भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन सीसी लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट, तो मैंने लिख भी दिया बेटा। उस 2 लाख का क्या जो आपने नहीं निकाले बेटा, ब्याज तो ले नहीं सकता बैंक, बैंक उस पे कहता है कि मेरे को ना थोड़ा सा गारंटी चार्जेस या कमिटमेंट चार्जेस दे दो। हमने पूछा बैंक ये क्यों तो मांग रहा है? बैंक ने कहा देखो मैंने आपको सीसी लिमिट कर दी 10 लाख की, मैं आपके लिए 10 लाख रुपए अलग निकाल के बैठा रहता हूं, कोई और लोन मांगने आता है मैं उसको भी नहीं देता, क्या पता आप कब मांग लो मुझसे ये पैसे, तो मैंने आपको गारंटी दी हुई है, चाहे कितना डिप्रेशन आ जाए, चाहे मार्केट में कितना रिसेशन आ जाए, मेरे पास से आपको 10 लाख रुपए कभी भी मिल जाएंगे। आप निकाल के अगर 8 लाख बैठे रहोगे, मैं तो 2 लाख की इंतजार करता रहता हूं, आप आओगे लेने, आप आओगे ना, तो मैं किसी और को लोन दे पाता, आप भी नहीं आते लेने, तो मेरे को इसके ऊपर थोड़े से तो चार्जेस चाहिए ही चाहिए बेटा। तो बेटा बैंक आपसे कमिटमेंट चार्जेस या गारंटी चार्जेस के नाम का उन 2 लाख पे कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर लेता है। वैसे बोल देता हूं बेटा, पेपर में अगर मैं बनाऊं पेपर तो मैं इसको ये ऐसे भी दे सकता हूं बेटा, चार्जेस ऑन अनडिसबर्स्ड लोन, इसका नाम ये भी दे सकता हूं। डिसबर्समेंट क्या होता है? वो लोन जो बेटा मैंने आपको दे दिया और आपने निकाल लिया, लोन डिसबर्स कर दिया बेटा, चार्जेस ऑन अनडिसबर्स्ड लोन, ठीक है ना, डिसबर्स नहीं किया बेटा मैंने, तब भी मैं उसके चार्जेस मांग रहा हूं, वही होते हैं बेटा गारंटी चार्जेस, चाहे बोलो आप बेटा उसको कमिटमेंट चार्जेस। समझ में आई बात? आगे बढ़ना बेटा, लास्ट टर्म थोड़ी अजीब है ये, एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन समझते हो आप बेटा? बाबू डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है? बैंक क्या करता है, बैंक देखता है हर साल वो कितने लोन कर रहा है। मान लो बेटा इस साल उसने, बैंक की कमाई क्या है ये पता है? बैंक की कमाई क्या है? मेन लोन, लोन ही तो मेन कमाई है बेटा बैंक की। बाबू डिपॉजिट तो बैंक के खर्चे हैं, आपने बैंक में करोड़ रुपए डाल दिए, आपको तो बेटा बैंक को 3%, 4%, 5%, 6% ब्याज देना है। डिपॉजिट तो बैंक के लिए खर्चा है, बैंक के एंगल से सोचो, उनकी कमाई क्या बेटा? लोन, ठीक है ना। तो बैंक के टारगेट हर साल किसी ना किसी बैंक को, किसी ना किसी बैंक ब्रांच को टारगेट जरूर मिलता है कि आपने कितने लोन करने। मान लो बेटा किसी बैंक ने पिछले साल में 15 लाख करोड़ के लोन किए हुए हैं, इस बार उनका टारगेट है बेटा उनको 17 लाख करोड़ के लोन करने हैं। आफ्टर ऑल बेटा 17 लाख करोड़ के लोन करने हैं, करोगे कहां से? पीछे डिपॉजिट आएगा 17 लाख करोड़ का, तभी तो 17 लाख करोड़ के लोन होंगे। मानते हो कि नहीं मानते? तो बेटा 17 लाख करोड़ के लिए आप क्या करते हो बेटा? हर बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर को कहते हो सर आज एफडी बनवा लो, सर आज आरडी बनवा लो, सर थोड़ा कैश जमा करा दो। मुझे नहीं पता सरकारी बैंक तो ऐसा कोई काम करते नहीं, लेकिन प्राइवेट बैंक छोड़ते भी नहीं। प्राइवेट बैंक की ब्रांच के अंदर कदम रखो, सर बैलेंस कम हो रहा था थोड़ा सा करा देते डिपॉजिट, सर मेरे टारगेट है, सर थोड़ी एफडी बनवा लेते, आरडी बनवा लेते, तो वो आपको बार बार प्रेस करते रहते हैं बेटा थोड़ा पैसा जमा करो। इस टर्म को हम बोलते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। तो एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है बेटा? देखो बैंक पूरे तरीके से इंश्योर करता है आज की तारीख में आप बैंक में जाने वाला पैसा निकालो ही ना। आपको पता है बैंक पूरा इंश्योर करता है बैंक में जाने वाला पैसा आप निकाल लो ना। कैसे करता है इंश्योर? कैसे करता है बैंक इंश्योर कि आप पैसा ना निकालो? पता है आपको कैश विड्रॉल करने पर चार्जेस हैं आज की तारीख में। यार ये पता है कि नहीं पता आपको? नहीं, हाँ नहीं पता बेटा। एक सर्टेन अमाउंट के बाद, हर बैंक का रूल है आज की तारीख में, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद अगर आप कैश बैंक से निकालोगे तो उसके चार्जेस है। वो कहते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर करे जाओ, ठीक है ना, सबको पता है, इतनी जरूरत नहीं होती बैंक टू बैंक इंसान ट्रांसफर नहीं करता।
अगर आप कैश निकालोगे अपने अकाउंट में से, जान के उसके ऊपर चार्जेस लगा रखे हैं बेटा, यही है बेटा एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ताकि आप पैसा निकाल लो ही ना बेटा बैंक से, और आगे बैंक बेटा इनका लोन देता रहे। तो बेटा लोन से रिलेटेड जितने खर्चे हमने सारे चिपका दी, ठीक है ना। ये 3 नाम ध्यान रखना, आपके लिए नया पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार में लिखी, बेटा बैंक चार्जेस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ फाइनेंस कॉस्ट। जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए बैंक चार्जेस देता है, क्योंकि आपको लग रहा होता है बेटा सारे बैंक से रिलेटेड खर्चे लिखे हैं। नहीं बेटा, सारे लोन से रिलेटेड खर्चे लिखे हैं। बेटा आप बैंक चार्जेस इसलिए पे करते हो क्योंकि आप बैंक की फैसिलिटी को अवेल कर रहे होते हो। बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती। आपने एटीएम लिया हुआ है और बैंक ने एटीएम चार्जेस लगा दिया, इट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। आपने एसएमएस सर्विस ली हुई है, बैंक ने एसएमएस चार्जेस लगा दिए, इट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। ये कोई लोन लेने का खर्चा नहीं है बेटा। आप बैंक की सर्विसेज ले रहे हो तो बेटा बैंक को चार्जेस पे कर रहे हो। ध्यान रखना, गलती से भी इसको फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड ना कर दे कोई भी। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट नंबर 8, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वैसे तो मुझे कुछ बोलना नहीं, एक बार देख लो समझ तो आ ही गया होगा बेटा। बाबू टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होती है उसके इस्तेमाल के साथ साथ बेटा वो क्या होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। और यही चीज इंटेंजिबल एसेट्स के साथ हो तो उसे डेप नहीं बोलते, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। लेट्स सपोज एक सिंपल सी बात करते हैं बेटा। मैंने क्या करा है, किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ली हुई है और आपने बेटा फ्रेंचाइज फी पे करी 5 CR फॉर 5 ईयर, 5 करोड़ पे करी और आपको बेटा फ्रेंचाइज मिली है 5 साल के लिए। तो हर साल बेटा आप 1 करोड़ रुपए अमोर्टाइज करके एसपीएल अकाउंट में लेकर आओगे। सिंपल सी बात। मैं बोलता हूं बेटा आपने कोई ड्रग इन्वेंट करी, ठीक है ना, और बाबू 17 साल के लिए गवर्नमेंट ने आपको पेटेंट दे दिया और मान लो बेटा टोटल खर्चा उसके ऊपर हुआ है 51 करोड़ रुपए। 51 करोड़ खर्चा है, 17 साल के लिए आपको मिला है बेटा पेटेंट। तो बेटा 17 साल बाद तो नहीं आपका राइट है, 17 साल बाद तो कोई भी कंपनी वो फॉर्मूला यूज करके मेडिसिन बना सकती है। तो 17 साल के लिए वो आपकी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। तो आपने बेटा 51 CR दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन बेटा हर साल उसको अमोर्टाइज भी तो करोगे, डैप भी तो लगाओगे बेटा। जिसको आप डैप टेंजिबल एसेट के लिए बोलते हो, उसी चीज को हम इंटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, 3 करोड़ हर साल लेकर आओगे बेटा एसपीएल अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए। समझ आई बात? ओके बात बेटा। नोट नंबर 9 क्यों नहीं लिखा मैंने अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो कुछ रह गया सब वही। और रहता क्या है, बैंक चार्जेस भी वही। अभी रहता क्या है भाई, गिनती नहीं है, क्योंकि 11th में आपने जितने खर्चे पड़े होंगे शायद इक्का दुक्का ही कवर हुआ है। सैलरी, इंटरेस्ट, बस 2 ही 3 चीजें कवर हुई हैं, बाकी सब। कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेप्रीसिएशन तो आ गया। हाँ जी बेटा, ऑडिटिंग फी, लीगल फी, कोई भी और खर्चा जो रह गया हो सब वहीं अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा अगर इसको याद कर लोगे तो वो याद करने से बच जाओगे, ये याद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे आप। जिसको लिखना होगा अदर एक्सपेंसेस उसे डाल रहे होंगे फाइनेंस कॉस्ट, जिसे लिखना होगा फाइनेंस कॉस्ट उसे अदर एक्सपेंसेस में पहुंचा देंगे। इसको ढंग से याद कर लो, ये लिस्ट बहुत छोटी है, वो तो लिस्ट की बेटा काउंटिंग ही नहीं हो सकती, कितनी बड़ी है वो। समझ आई बात? अभी एक काम करेंगे बेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम लेंगे सबसे पहले, और मैंने 3 दिन से प्रॉब्लम छोड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक प्रॉब्लम ले चुका हूं, 15 तक, 16 तक, 15 तक, है ना। चलो जी, बताओ जी बेटा। हाँ जी, कॉल्स इन एरियर्स बताऊं एक बारी? यार मैं तो तीसरी बार बता रहा हूँ, शायद कॉल्स इन एरियर, चौथी बारी ना बता रहा हूँ। एक दिन मुझसे राहुल ने पूछा बताने के बाद, फिर गौतम ने पूछा एक दिन, मैं तो बता के थक गया। ये देख बेटा, सामने देख बाबू, एक कंपनी ने एक शेयर इशू करा जिसकी वैल्यू 100 रुपए है। उसने 100 रुपए एक बार में नहीं मांगे, उसने मांगे 4 कॉल से। पहले 40 मांगे, फिर 30 मांगे। देख ले बेटा, तेरे लिए ही समझा रहा हूं। एक बार 40 मांगे, फिर 30 मांगे, फिर 20 मांगे और फिर 10 मांगे। बाबू मान लो 1 लाख शेयर इशू करे, जब 40 मांगे सबने दे दिए, 30 मांगे सबने दे दिए, 20 मांगे सबने दे दिए, जब 10 मांगे ना तो 1 लाख में से 25,000 एक पर्सन के पास शेयर है, उसने 10 नहीं दिए, बाकी बेटा सबने दे दिए।
उसके पास 25,000 शेयर है, उसने 10 नहीं दिए, उसने 2.5 लाख रुपए कंपनी के नहीं दिए। अभी बेटा देने तो हैं, नहीं दिए, कंपनी को तो मिलने हैं। और बेटा इसी को आप बोलते हो कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग से होता है कि वो पैसा जो भी लेना बाकी है, मेरे को कॉल का पैसा लेना बाकी है बेटा, अगर मेरे को मिलना बाकी है, कंपनी के लिए तो एसेट है, ठीक है ना। और बाबू कायदे से एसेट साइड दिखाना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट बताया। उसने बोला हम इसे एसेट में ना दिखा करना, लाइबिलिटी में से माइनस कराएंगे। करा सकते हैं, बात एक ही है, कहाँ माइनस होता है बता रहा हूं, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी से थर्ड बुक में समझ में आएगा। बेटा हमने शेयर होल्डर फंड में पहली चीज पढ़ी है शेयर कैपिटल, वहां माइनस होता है, ठीक है जी, समझ आया, है एसेट लेकिन बेटा लाइबिलिटी में से माइनस करके रिप्रेजेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 फटाफट से बताएंगे बेटा। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन समझ में आया? ये मैंने वैसे एक दिन बोल दिया था, समझाते टाइम मैंने बोल दिया था बेटा। बताओ यार फटाफट से, प्रॉब्लम है क्या इलस्ट्रेशन 16 में? बढ़े आगे 17 में, 6 के अलावा 6 तो है प्रॉब्लम। हाँ यार ऐसे कैसे, जिसकी 6 प्रॉब्लम नहीं है भाई वो तो माशाल्लाह भगवान उसको इतनी तरक्की दे, मैंने नहीं पढ़ा आज तक, ये कैसे प्रॉब्लम नहीं आई बेटा? अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, मैं बता तो रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, लेकिन बता देता हूं कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं बताऊंगा, आप कह दो कि भैया को आता नहीं, ठीक है ना। मैं अभी कहूंगा ना कल पढ़ा देंगे, तो आप अभी कह दो कि नहीं नहीं भैया को आता नहीं होगा। बेटा अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, सामने देखना मेरी तरफ बेटा, एक कंपनी ने ना 40 रुपए आपसे मांगे, ठीक है ना, मान लो शेयर इशू कर रही है कंपनी 100 रुपए का, ठीक है ना। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को उन्होंने कहा फर्स्ट कॉल दे दो, आपने उस कंपनी के बेटा 1 लाख शेयर खरीदे हुए, उन्होंने कहा 40 दे दो, तो आपने 40 दे दिए, ठीक है ना। 40 देने का मतलब 40 लाख रुपए आपने पे कर दिए अपने 1 लाख शेयर पर। जैसे ही आपने ये 40 पे करे ना बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी समझ लो, कमिटमेंट कोई अलग चीज नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है, वो अभी पार्टली पेड है, पूरा नहीं पे हुआ, उसका एक पार्ट पे कर रखा है आपने, 40 पे कर रखा है, 60 देना है, फ्यूचर में देना है, ये नहीं पता कब देना है, और ये भी नहीं पता कि अगली कॉल कितने रुपए की होगी, कुछ नहीं पता भी मुझे। तो बेटा आपने क्या करा, उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी में शो करना शुरू कर दिया। देखो बेटा अगर आपको क्लियर होता ना कि अगली कॉल 30 रुपए की होगी, ये भी क्लियर होता, तो बेटा आप कहीं ना कहीं उसके लिए कोई प्रोविजन बनाना शुरू कर देते। लेकिन बेटा अगर हमें अमाउंट क्लियर नहीं होता ना, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते कभी भी। तो आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी बना दी। देखो वर्ड पढ़ो, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, आपकी तो लाइबिलिटी आपने 60 रुपए देने, अनकॉल्ड ये ऐसी लाइबिलिटी है जो अभी तक कॉल नहीं की गई, कंपनी ने मांगे ही नहीं अभी तक मुझसे पैसे। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है। चलो जी, इलस्ट्रेशन 17 डन। 18 में फॉरफिटेड शेयर्स है ना, बता देता हूं अभी, देख लो 1 मिनट मेरी तरफ देखना। फॉरफीचर का मतलब समझते हो? डिक्शनरी मीनिंग पता है फॉरफीचर का मतलब क्या था? फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है ना। अब समझ लो बेटा, मैं मतलब समझा देता हूं, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, हल्का सा क्लैरिटी वहीं होगी थर्ड बुक में इसकी भी, जैसे कॉल्स इन एरियर की तभी होगी, इसकी भी तभी होगी। सुनना बेटा, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? अगेन वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 40 30 20 10, 4 कॉल में पैसा मांग रहे हैं, जब तक 20 रुपए मांगे तब तक सबने पैसे दिए। जब 1 लाख शेयर पे हमने 10 रुपए मांगे, तो एक इंसान जिसके पास 25,000 शेयर है उसने 10 रुपए नहीं दिए। जब तक कॉल से एरियर थी बेटा रिकॉर्ड कर रहा था मैं। अब हुआ क्या बेटा, मैं महीना इंतजार करता हूं, 2 महीने इंतजार करता हूं, 1 नोटिस भेजता हूं, 2 नोटिस भेजता हूं, 3 नोटिस भेजता हूं, और वो क्या कर रहा है बेटा, दे ही नहीं रहा पैसे। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके शेयर को जब्त कर लेंगे, इसे बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। समझ में आया बेटा? अगेन बाबू इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा भाई, होना शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में ही है। शेयर से रिलेटेड हर बात का कहां कुछ होना है बेटा, शेयर कैपिटल में ही होना है, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी से समझा वहीं सकता हूं बेटा। बढ़े आगे, सक्षम भाई ओके, आपकी तो प्रॉब्लम आई नहीं होगी। चलो जी बाबू पढ़ना जरा, हाउ सॉरी 19 का पहला प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ना अब फटाफट से पढ़ो। सेकंड भी पढ़ देना। कायदे से बेटा ये दोनों क्या हैं, ये कायदे से बेटा दोनों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट होने चाहिए।
इनके आगे अगर वर्ड रिटर्न ऑफ लिखा हो तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, एसपीएल में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन्होंने गड़बड़ करी, पहले के आगे रिटर्न ऑफ भी नहीं लिखा, लेकिन उसको बता दिया इन्होंने, नोट शोन इन अ बैलेंस शीट सिंस दीज एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन अ ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है ना, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ना बेटा, इलस्ट्रेशन इसी में कोई प्रॉब्लम है क्या 19 में? फटाफट बताओ यार, तुम ऐसे करोगे तो मैं बहुत देर हो जाएगी मेरे को। 19 बताओ फटाफट, कोई समस्या किसी की? 20 शेयर होल्डर ऑप्शन नहीं, इसओपी है ये तो। चलो जी आगे बढ़ना, इलस्ट्रेशन नंबर 21 सिंपल है तो, कुछ भी नहीं था इसमें तो। 22 सिंपल। आगे बढ़ो बेटा, 23 लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, तीनों क्या है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ टेंजिबल हैं कुछ इनटेंजिबल है, हो जाएंगी रिकॉर्ड, सिंपल। आगे बढ़ो जी, 24 सिंपल है बेटा। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। 25 कुछ बताना है? 26 फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट अर्न किया बेटा, ये दोनों क्या है कंपनी के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर कोई बेटा फोर्थ आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और रिफंड ऑफ आईटी अदर इनकम है। फाइनेंस कंपनी क्या होती है? फाइनेंस बैंक, बैंक क्या होते हैं? फाइनेंस कंपनी, लोन ही तो देना है, यही तो काम होता है फाइनेंस कंपनी का मेन। हाँ जी सर याद है ना, अब तो मैंने एसपीएल का कल फॉर्मेट भी याद करा दिया आपको। अदर इनकम में टोटल 4 बातें, मेरी तरफ देखना। अदर इनकम में टोटल 4 बातें हैं, डिविडेंड अर्न या रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्नड और रिसीव्ड, नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेटा चौथी बात अदर इनकम। अगर आप एक नॉन फाइनेंस कंपनी हो, 1 2 3 4 चारों आपके लिए अदर इनकम है, चाहे वो डिविडेंड रिसीव करा, चाहे इंटरेस्ट, चाहे बेटा नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेटा अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो ये 3 चीजें आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपके लिए अदर इनकम सिर्फ वो है जो मैं बोलूंगा। रेंट रिसीव्ड कह लो, डिस्काउंट रिसीव्ड कह लो, कमीशन रिसीव कह लो बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम लाइक न्यूज़पेपर, रिफंड ऑफ आईटी। ठीक है जी। चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्लियर हुआ था बाबू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या जाएगा, सेल्स रिटर्न माइनस होकर, क्योंकि मैंने आपको बोला था नेट जाएगा, नेट याद है आपको, माइनस रिटर्न बोला था। सेल ऑफ स्क्रैप भी यहीं जाएगा, ओके है ना बात? बस बाकी सारे क्या है बेटा, बाकी सारे अदर इनकम है। 28 चलो जी बेटा 28 कहता है कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंस कंपनी के एंगल से सोचना बेटा। अब देखो इधर देखना मेरी तरफ, फाइनेंस कंपनी मतलब बैंक, बैंक का मेन काम क्या है, इन्वेस्टमेंट या बेटा लोन। आप लोन से कुछ कमा रहे हो, सब क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप इन्वेस्टमेंट से कुछ कमा रहे हो, सब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस बची हुई बातें अदर इनकम है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, आपने लोन दिया, ब्याज कमाया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फी रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग लोन, लोन अरेंज करने की कोई फीस ली, चाहे बेटा इसका नाम प्रोसेसिंग फीस दे दे। सर बैंक के लिए प्रोसेसिंग फीस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन काम ही यही है बेटा। थर्ड वन इज मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम तो वहीं जाएगी बेटा, इधर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचना आपका काम ही है, रोज का काम नहीं है बेटा, ये भी अदर इनकम। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी रोज का काम है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके बात बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 29 हो गया तो कुछ भी नहीं है। 30 और 31 भी कुछ भी नहीं है इसमें तो, बस मैंने 31 ही तक तो दिए थे। लो आज बेटा 38 तक फिनिश कर लेना। एक बात, दूसरी बात बेटा पेज नंबर 1.67 पे आना। भाई टाइम कितना भी 30 में है प्रॉब्लम? हाँ सर बताओ ना यार, है भाई मैं समझा नहीं। फिनिश गुड्स मैं पढ़ता हूं। फिनिश गुड्स बेटा 1 लाख और 10 लाख और 940, WIP दिया हुआ है, SIT दिया हुआ है, और बेटा मेरे को दिया हुआ है मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। हाँ क्या करूं,
भाई बैलेंस शीट में शो करते हैं क्या? तेरे से पूछ क्या रहा है, पहले तो तू यही पढ़ ले, मुझे फिर बताइए कि बैलेंस शीट में शो करना है क्या मुझे? तू क्वेश्चन पता नहीं क्या पढ़ता है यार। वो तुझसे पूछ रहा है एसपीएल में चेंज इन इन्वेंट्री में क्या जाएगा। और अब तू याद ना देख, पता क्या होता है, सिर्फ याद ना रटने के लिए मत कर, क्योंकि क्वेश्चन के लिए याद करा रहा हूं। उसने तेरे से क्या पूछा, चेंज इन इन्वेंट्री में क्या जाएगा एसपीएल में, ठीक है। अब याद कर बेटा, तीसरा, चौथा और पांचवा नोट। तीसरा नोट था बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसकी बात तो नहीं करी, तेरे को बता देता हूं, रॉ मटेरियल सारा यहीं जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, खत्म। परचेज ऑफ एसआईटी, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो आपकी परचेजेस यहां जाएंगी, ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को एसआईटी बोलते हैं। और बेटा फिर आता है चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड एसआईटी। मटेरियल आया नहीं, कुछ किया भी नहीं होगा, ठीक है। चलो जी बाबू, पेज नंबर 1.67 जल्दी से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये चैप्टर मैं इसके बाद कभी नहीं उठाऊंगा, ये फाइनल रिवीजन है। अगर मुझे कभी लगा आप 10-12 दिन बाद भूल गए हो या 20-25 महीने बाद भूल गए हो, तो किसी दिन बेटा आपकी क्लास लगा दूंगा दोबारा इसी पर, ठीक है जी। हाँ 20-25 दिन में तो भूल ही जाएंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बेटा 1.67 पे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, कितने हैं, बड़े सारे, वही 44। ये अभी कर लें, हाँ, क्योंकि देखो बाबू आपकी प्रैक्टिस है, आपने टेस्ट देना है मेरे को मंडे को एमसीक्यू बेस्ड। ऐसा हो सकता है मैं 2 टेस्ट बैक टू बैक ले लूं, मंडे ट्यूसडे, या ऐसा हो सकता है मैं भूलने का इंतजार करूं, नेक्स्ट मंडे ले लूं एक टेस्ट, ठीक है जी। अब पूरा एमसीक्यू बेस्ड चलेगा बेटा, अब जो जो चैप्टर खत्म होता जाएगा जिस जिस सब्जेक्ट में, बस एमसीक्यू पहले साथ साथ निपटाते चलेंगे, ठीक है जी। एक काम करो बेटा, पहली ट्राई आपकी है इन 44 क्वेश्चन पे, जितने, एक मैं पहले मेरी बात सुनना पूरा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट बाबू, जितने अब हो जाए बहुत अच्छी बात, जितने घर से कर लो बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है आपकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई तो बेटा कल प्रॉब्लम कॉल पे ले लेना। आपको लगता है आपकी कुछ खास प्रॉब्लम है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि कल शाम को बैच चलेगा, मेरे को कहीं काम जाना है, अगर मैं टाइम से आ गया और आपको लगता है आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉल पे नहीं ली जा सकती, तो मैं बुला लूँगा, मैसेज कर दूँगा, ठीक है। लेकिन एक काम कर देना, आप इसको ना सॉल्व कर लो कल दोपहर 2 बजे तक। अगर किसी को लगता है कि मेरे को आना है, मेरे को मैसेज जरूर छोड़ दो आप 2 बजे तक, ठीक है ना, फिर मैं बता दूंगा कि मैं कल बुला सकता हूं कि नहीं, वरना बेटा प्रॉब्लम आपकी परसों ले लूंगा बुलाने वाली, ठीक है। अगर कल नहीं ले सकता हूं, कॉल पर होगी तो कल ही फिनिश कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।